नमस्कार दोस्तों। चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के एक बहुत ही क्रूशल मोड़ पर, जहां से भारत के पहले साम्राज्य की कहानी शुरू होती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं महाजनपद युग की। देखिए, 600 ईसा पूर्व का ये जो दौर था ना, ये सिर्फ कुछ राज्यों के बनने या बिगड़ने की कहानी नहीं है। ये असल में उस फाउंडेशन की कहानी है जिस पर मौर्य साम्राज्य जैसी एक विशाल इमारत खड़ी हुई। और अब जानते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स हो या मेंस, इस चैप्टर से एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि हम ये समझेंगे कि क्यों और कैसे हुआ, वो भी पूरी गहराई से। तो यही से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और इसी सवाल से हम अपनी पड़ताल शुरू करेंगे। सोचिए, उस वक्त 16 महाजनपद थे, काशी, कोसल, अवंती, एक से बढ़कर एक पावरफुल स्टेट्स। तो फिर मगध में ऐसा क्या खास था भाई कि भारत का पहला साम्राज्य बनने का ताज उसी के सिर पर सजा? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब ही इस पूरे युग का सार है और अगले कुछ मिनटों में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे उस महान परिवर्तन को समझने से जिसने इन राज्यों को जन्म दिया। फिर हम 16 महाजनपदों के पॉलिटिकल मैप को देखेंगे, मगध के उदय के पीछे के सॉलिड रीजंस का विश्लेषण करेंगे और उस दौर की सोशो इकोनॉमिक सिस्टम को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में इस पूरी नॉलेज को यूपीएससी के फॉर्मेट में ढालने के लिए हम एग्जाम फोकस ड्रिल्स और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो हमारा पहला पड़ाव, महापरिवर्तन। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे छोटे छोटे कबीलाई समाज, जिन्हें हम जनपद कहते थे, वो बड़े बड़े विशाल राज्यों यानी महाजनपदों में बदल गए। ये इंडियन हिस्ट्री में पावर इक्वेशन को बदलने वाला एक टर्निंग पॉइंट था। तो देखो, इन दोनों में आखिर फर्क क्या था? जनपद का मतलब होता है लोगों के पैर रखने की जगह, मतलब छोटे छोटे ट्राइबल इलाके जो लेटर वैदिक पीरियड में थे। दूसरी तरफ महाजनपद का मतलब है महान राज्य। अब ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, बल्कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स थे जिनकी अपनी स्टैंडिंग आर्मी थी, किलेबंद राजधानियां थीं और एक प्रॉपर टैक्स कलेक्शन सिस्टम था। बस यही बदलाव 6th सेंचुरी बीसी की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन ये बदलाव आया कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये एक पूरा चेन रिएक्शन था। और इसकी सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी थी लोहे की टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। लोहे के हल से गंगा के मैदानों में गहरी जुताई मुमकिन हुई और कुल्हाड़ियों से जंगल साफ हुए। इसका नतीजा क्या हुआ? जबरदस्त एग्रीकल्चरल सरप्लस, मतलब जरूरत से कई ज्यादा अनाज। अब जब पेट भरने के बाद भी अनाज बचने लगा तो उसने ट्रेड और कॉमर्स को जन्म दिया। नए नए शहर बसे, बाजार बने और इसी बढ़ती इकोनॉमिक पावर ने पॉलिटिकल एम्बिशंस को हवा दी और छोटे जनपद बड़े महाजनपदों में तब्दील हो गए। और ये बदलाव इतना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस दौर में परमानेंट अर्बन सेटलमेंट्स में लगभग 100% का इजाफा हुआ। इसी जबरदस्त अर्बनाइजेशन की वजह से हिस्टोरियंस इस युग को सेकेंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए एक गोल्डन फैक्ट है। तो इस अर्बनाइजेशन और स्टेट फॉर्मेशन की वजह से एक तरह से पॉलिटिकल चेस बोर्ड बिछ गया था। तो चलिए अब मिलते हैं इस बोर्ड के 16 बड़े खिलाड़ियों से जिन्होंने 600 ईसा पूर्व के भारत की तकदीर तय की। अब सवाल ये उठता है कि हमें इन 16 राज्यों के बारे में पुख्ता जानकारी मिलती कहाँ से है? तो इसके दो मेन लिटरेरी सोर्सेज हैं। एक है बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और दूसरा है जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र। ये किताबें हमें उस जमाने के पॉलिटिकल सेटअप का एक स्नैपशॉट देती हैं। यूपीएससी को सोर्सेज पर सवाल पूछना बहुत पसंद है, इसलिए ये दोनों नाम एकदम रट लीजिए। अब ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये उस जमाने की पावर ज्योग्राफी है। यहाँ रुककर सिर्फ रटना नहीं है, इसमें एक पैटर्न है, उसे समझिए। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर महाजनपद गंगा घाटी के फोर्टाइल प्लेन्स में हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे दक्षिण में विंध्य के पार अस्सक और एकदम नॉर्थ वेस्ट में गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। कैपिटल्स के नाम भी देखिए। मगध की राजगृह है जो पहाड़ियों से घिरा एक नेचुरल फोर्ट थी, वहीं अंग की राजधानी चंपा एक इंपॉर्टेंट रिवर पोर्ट थी। इनकी लोकेशन ही इनकी ताकत का सबसे बड़ा राज थी। चलिए, इनमें से कुछ सुपर इंपॉर्टेंट महाजनपदों पर जरा फोकस करते हैं। मगध, जो आज के साउथ बिहार में पड़ता है, नो डाउट सबसे पावरफुल बनकर उभरा। इसकी ठीक उत्तर में था वज्जी, जो 8 क्लैंस का एक रिपब्लिकन कन्फेडरेसी था, उस जमाने की एक बहुत ही यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम। पश्चिम में था अवंती, अपने रिच आयरन ओर डिपॉजिट्स की वजह से मगध का सबसे बड़ा कंपेटिटर।
सबसे यूनिक था अस्सक, साउथ इंडिया का इकलौता महाजनपद, और नॉर्थ वेस्ट में गांधार, जिसकी कैपिटल तक्षशिला लर्निंग का एक वर्ल्ड फेमस सेंटर थी। तो चलिए अब हम वापस अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। भाई 16 दावेदारों के बीच मगध ही चैंपियन कैसे बना? हमारा ये सेक्शन 3 इसी एक सवाल को पूरी तरह डेडिकेट किया गया है, जहां हम मगध के अनबीटेबल बनने की कहानी को डिकोड करेंगे। देखिए, मगध का टॉप पर पहुंचना कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसके पीछे थे सॉलिड स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस। पहला, अनबीटेबल ज्योग्राफिकल सिक्योरिटी। इसकी पहली कैपिटल राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी थी, एक नेचुरल गिरिदुर्ग, और बाद की कैपिटल पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी, एक जल दुर्ग। दूसरा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। पास के छोटा नागपुर प्लेटो से भरपूर आयरन और मिला, जिससे बने बेहतर हथियार और खेती के औजार। और तीसरा, फर्टाइल लैंड। गंगा के मैदानों में होने की वजह से इतना एग्रीकल्चरल रेवेन्यू आता था कि एक विशाल सेना को मेंटेन करना आसान था। अब इन नेचुरल एडवांटेजेस को असलियत में बदला मगध के एम्बिशियस रूलर्स ने। हर्यंका डायनास्टी के बिंबिसार ने जीत और शादी दोनों की पॉलिसी से साम्राज्य को बढ़ाया। उनके बेटे अजातशत्रु और भी अग्रेसिव निकले। उन्होंने कैपिटल को फोर्टिफाई किया और पावरफुल वज्जी संघ को भी हरा दिया। और फिर आए उदयन, जिन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की नींव रखी। एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव जो आने वाली कई सदियों तक भारत की पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट बना रहा। तो चलिए अब मगध से थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे महाजनपद एरा की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक को समझते हैं। इस पीरियड का एक होलिस्टिक व्यू बनाने के लिए ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। उस दौर की पॉलिटिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी? कि वहाँ एक साथ 2 तरह के सिस्टम चल रहे थे। एक तरफ मगध और अवंती जैसी पावरफुल मोनार्कीज थीं, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन दूसरी तरफ वज्जी और मल्ल जैसे गण संघ भी थे, जो एक तरह के रिपब्लिक थे। यहाँ हेड ऑफ द स्टेट को चुना जाता था और बड़े बड़े फैसले एक असेंबली में वोटिंग से होते थे। सोचिए, राजतंत्र के उस जमाने में कितनी प्रोग्रेसिव बात थी। अब अगर इकोनॉमी की बात करें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। बैकबोन थी एग्रीकल्चर, लगभग 50% हिस्सा, जिसे आयरन टेक्नोलॉजी ने कंप्लीटली रेवोल्यूशनराइज कर दिया था। इसी एग्रीकल्चरल सरप्लस ने फ्यूल किया ट्रेड और कॉमर्स को, जिसका हिस्सा करीब 30% था। इस दौर में व्यापारियों और क्राफ्ट्समैन के गिल्ड्स, जिन्हें श्रेणी कहते थे, बहुत पावरफुल हो गए थे, और बाकी 20% हिस्सा पॉटरी, टेक्सटाइल और मेटलवर्क जैसे क्राफ्ट्स का था। इस एरा की पहचान कुछ और खास चीजों से भी होती है। पहली बार पंच मार्क्ड कॉइन्स के रूप में एक रेगुलर करेंसी का इस्तेमाल शुरू हुआ। ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ समाज में वर्णा सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा रिजिड हो गया, और इसी सोशल और रिलीजियस उथल-पुथल के बीच वैदिक रिचुअल्स को चैलेंज करते हुए बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे नए फिलॉसफीज का उदय हुआ। इस युग का एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी, जो एक लग्जरी आइटम थी और समाज में बढ़ते क्लास डिफरेंस को दिखाती है। ऑल राइट, तो कॉन्सेप्ट्स तो हमने समझ लिया। अब टाइम है रियल एग्जाम प्रैक्टिस का। देखते हैं कि इस नॉलेज को यूपीएससी के सवालों में कैसे अप्लाई करना है। ये रहा पहला सवाल। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। सवाल है, किन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में 16 महाजनपदों की लिस्ट मिलती है? जरा याद करने की कोशिश कीजिए, हमने अभी डिस्कस किया था। आई होप आपने सही गेस किया होगा। करेक्ट आंसर है बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र। ये दोनों ही नाम आपको परफेक्टली याद होने चाहिए, क्योंकि ये उस दौर के पॉलिटिकल मैप को समझने के लिए हमारे सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज हैं। चलिए अब एक सुपर क्विक रैपिड रिवीजन करते हैं प्रीलिम्स के लिए। ये पॉइंट्स एकदम फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। महाजनपद एरा मतलब सेकेंड अर्बनाइजेशन। सबसे पावरफुल स्टेट मगध, मेन राइवल अवंती। वज्जी एक गणा संघा यानी रिपब्लिक था। अस्सक साउथ इंडिया का इकलौता महाजनपद था। तक्षशिला गंधार की कैपिटल और एजुकेशन का सेंटर थी। बिंबिसार और अजातशत्रु बुद्धिज्म और जैनिज्म के पेट्रॉन्स थे। और इकोनॉमी की पहचान आयरन टूल्स, एग्रीकल्चरल सरप्लस और पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। ओके, एक और एमसीक्यू ट्राई करते हैं। मगध की कैपिटल को राजगृह से पाटलिपुत्र किस रूलर ने शिफ्ट किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या डी महापद्मनंद। और इसका सही जवाब है सी उदयन। जैसा हमने डिस्कस किया था, उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया था। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेमिसाल थी। नदियों के संगम पर होने की वजह से ये एक नेचुरल जल दुर्ग था, जो ट्रेड और डिफेंस दोनों के लिए परफेक्ट था।
प्रीलिम्स के बाद अब बारी है उस स्किल की जो आपकी रैंक डिसाइड करेगी, मेंस आंसर राइटिंग। यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मैटर करता है। मेंस में आपसे इस तरह के एनालिटिकल सवाल पूछे जाते हैं। मगध का उदय केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि यह अनुकूल भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के संयोजन का परिणाम था। विश्लेषण कीजिए। अब यह सवाल आपकी रोट लर्निंग नहीं, आपकी एनालिटिकल स्किल को टेस्ट कर रहा है। तो एक परफेक्ट आंसर लिखने का सीक्रेट उसके स्ट्रक्चर में छिपा होता है। आपको बस एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करना है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखिए जिसमें आप सवाल से अग्री करते हुए कहें कि मगध का उदय मल्टीफैक्टोरियल था। फिर बॉडी में 3 क्लियर सब हेडिंग्स बनाइए: ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और पॉलिटिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल में राजगृह और पाटलिपुत्र की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बताइए। इकोनॉमिक में आयरन ओर, रिवर ट्रेड और एग्री सरप्लस पर फोकस कीजिए। और पॉलिटिकल में बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे रूलर्स की पॉलिसीज को हाईलाइट कीजिए। और आखिर में एक पावरफुल कंक्लूजन लिखिए कि इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर मगध को वो अनबीटेबल एज दी जो भारत के पहले साम्राज्य की नींव बनी। चलिए अब इस पूरे सेशन को कुछ फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट टेकअवेज के साथ रैप अप करते हैं। तो आज के सेशन का सार क्या है? सबसे पहली बात, 6th सेंचुरी BC सेकेंड अर्बनाइजेशन का दौर था जिसने महाजनपदों को जन्म दिया। दूसरी, पॉलिटिकल लैंडस्केप मोनार्कीज और रिपब्लिक्स का एक मिक्सचर था। तीसरी, मगध का उदय उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, रिसोर्सेज और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का कंबाइंड रिजल्ट था। चौथी, इसी युग ने मौर्यन एम्पायर के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फाउंडेशन तैयार किया। और आखिर में ये एक महान इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन का भी दौर था जिसने बुद्धिज्म और जैनिज्म को जन्म दिया। और जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ, जरा सोचेगा इसके बारे में। महाजनपद काल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ, उसने सीधे सीधे मौर्यों के इतने बड़े इंपीरियल स्ट्रक्चर के लिए रास्ता कैसे तैयार किया? इस सवाल का जवाब आपको हिस्ट्री के टॉपिक्स को इंटरलिंक करना सिखाएगा। पढ़ते रहिए, अगले एक्सप्लेनर में फिर मिलेंगे।